ठीक है, तो अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग आगे। जैसे कि हमने पहले एनाटमी बताई, हमने एनाटमी ब्रेन वगैरह की जो भी था उसके अंदर, ठीक। अब उसमें दो टर्म आया था, एक आया था कॉर्डेट न्यूक्लियस और एक आया था कॉर्डेट प्यूटामेन, ठीक है। एक आया था कॉर्डेट न्यूक्लियस और एक आया था कॉर्डेट प्यूटामेन। प्यूटामेन, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके जब बोलते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेन का स्ट्राइटम, ठीक है। इसको कॉम्बिनेशन में हम लोग ब्रेन का स्ट्राइटम कहते हैं, इसी को स्ट्राइटम कहा जाता है कॉर्डेट न्यूक्लियस और कॉर्डेट प्यूटामेन में, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, इसे हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, अब हमको ये समझना है कि पार्किंसन डिजीज़ जो है वो हो कैसे रहा है, ठीक है। अब सपोज़ करो ये जो रीजन है ये हमारा कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ठीक है। यहीं से इनपुट होता ही है, पता ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ से इनपुट होता है, ठीक। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक न्यूरॉन, ठीक है। ये न्यूरॉन जो होता है ये होता है ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन होता है, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन होता है, ठीक। सपोज करो ये बना लेते हैं, ठीक। ये ऐसा हो गया, यानी पहले सिग्नल यहाँ से स्टार्ट होगा फिर इधर जाएगा, तो यहाँ पे बना देते हैं ये हम जो बॉक्सेस बना रहे हैं ये ब्रेन के समझ लो अलग अलग पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं वो भी हम बता देते हैं, ठीक है। तो पहले पार्ट बना दें, ये जो बॉक्सेस है ना ये ब्रेन के आपके अलग अलग पार्ट हैं। तो ये जैसे हमने बताया ये आपका कॉर्टेक्स रीजन है, ठीक है। कॉर्टेक्स हो गया, ये वाला बॉक्स दिखाई दे रहा है ये है आपका स्ट्राइटम, ये है स्ट्राइटम हो गया। अब स्ट्राइटम हमने बताया था क्या है, स्ट्राइटम जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और कॉर्डेट प्यूटामेन को हम लोग मिला के कहते हैं। अब यहाँ पे आपका ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, तो सबसे पहले सिग्नल जो है वो यहाँ से कंडक्ट होगा और उसके बाद फिर जाता है हमारे स्ट्राइटम के अंदर, जो भी इनपुट वगैरह होता है, यानी इनपुट यहीं से आएगा, कॉर्टेक्स के अंदर ही इनपुट आता है, यहीं से शुरुआत होती है सिग्नल की, ठीक है। तो इनपुट यहाँ से आया कॉर्टेक्स में। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन है, ठीक है। ये न्यूरॉन जो होता है ये अटैच्ड होता है यहाँ पे इस तरह से गाबा से, ठीक है। ये न्यूरॉन जो है ये अटैच होता है यहाँ पे गाबा, ये भी गाबा है और ये भी गाबा है, ठीक। ये हो गया, ये स्ट्राइटम हो गया, ठीक। अब उसके बाद ये कौन कौन से पार्ट हैं, तो ये पार्ट जो है आपका, ये आपका हो गया सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये हो गया सब्सटेंशिया नाइग्रा वाला पार्ट है, ठीक है। उसके बाद ठीक, यहाँ पे ये वाला जो पार्ट हो जाएगा थर्ड वाला, इसको हम लोग कहते हैं ये हमारा बेसल गैंग्लिया हो जाएगा, ठीक है। ये बेसल गैंग्लिया हो गया।
ठीक है। और ये हो गया आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ये हो गया आपका सब थैलेमिक न्यूक्लियस, ठीक है। ये हो गया आपका थैलेमस, ठीक। और ये हो गया आपका ये ग्लोबस पैलिडस, और ये आपका जो है ये तो बेसल गैंग्लिया हो गया, ये हो गया सबस्टेंशिया नाइग्रा, ठीक है। और ये हो गया आपका ग्लोबस पैलिडस वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसको हम लोग कह सकते हैं ये पार्स रेटिकुलेटा, सबस्टेंशिया नाइग्रा पार्स, ये कॉम्पैक्टा पार्स रेटिकुलेटा, या फिर ये ग्लोबस पैलिडस वाला स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल है। ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो क्या होता है कि ये हमारा इनपुट जो है वो यहाँ से आया, तो यहाँ पे जो ये वाले मतलब होते हैं, इसको कहते हैं हम लोग ग्लूट जो है, इसको कहते हैं ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन। एक तो ग्लूट होता है, एक होता है गाबा, ठीक। तो ग्लूट हो गया, गाबा हो गया। गाबा को कहते हैं गामा अमाइनो ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक। अब ये जो गाबा होता है, ठीक है, ये गाबा जो होता है ये फर्दर जो होता है ये यहाँ से ग्लोबस पैलिडस के अंदर जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी गाबा के ही वो होती है, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। और ये जो गाबा जो होता है ये फिर फर्दर जो है ये जाता है हमारे थैलेमस के अंदर, ठीक है। थैलेमस में जाता है, थैलेमस को एक्टिवेट करता है। अब जो डोपामिन की कंसंट्रेशन होती है वो हमारी होती है सबस्टेंशिया नाइग्रा के अंदर, डोपामिन, ठीक। अब ये जो डोपामिन होता है, ये डोपामिन जो है ये वापस हमारे इसी के अंदर आता है, स्ट्राइटम के अंदर, ठीक है। ये स्ट्राइटम के अंदर इधर से आया और ये स्ट्राइटम के अंदर इधर से आया। इधर से ये वाला जो गाबा होता है ये भी हमारे बेसल गैंग्लिया के अंदर जाता है, तो यहाँ पे भी इसको क्या मिलता है, गाबा ही मिलता है। ये गाबा को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या होता है, जो सब थैलेमिक होता है यहाँ पे मिलेगा इनको ग्लूट दोबारा, तो ये गाबा जो है ये फर्दर क्या करेगा, इस ग्लूट को एक्टिवेट करता है, ठीक है, ग्लूट को एक्टिवेट करेगा। अब यहाँ से क्या होता है कि ये ग्लूट जो होता है ये इंटर्न जो है वो क्या करता है, वो गाबा को भी यहाँ पे एक्टिवेट करता है। ये ग्लूट जो है ये गाबा को भी एक्टिवेट करता है, ठीक। और ये ग्लूट जो होता है ये एक तरह से क्या होता है, ये एक्साइटेटरी न्यूरॉन होता है, ये ग्लूट जो होता है। तो जैसे ये गाबा को भी जैसे क्या है, एक्साइटेटरी न्यूरॉन होता है ये, तो ये क्या कर रहा है, ये ग्लूट जो है इस गाबा को भी एक्टिवेट कर रहा है। तो इंटर्न जो है ये वाला गाबा है ये इसको भी एक्टिवेट करेगा, ठीक है, एक्टिवेट करेगा। जब थैलेमस के अंदर मैसेज आता है तो फिर क्या होता है, थैलेमस से मैसेज जो है वो जाता है हमारे वापस कॉर्टेक्स के अंदर, ठीक है। और कॉर्टेक्स से फिर जो आपके स्केलेटल मसल्स मतलब कि होते हुए स्पाइनल कॉर्ड्स के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैसेज जाता है। और फिर यहाँ से जब मैसेज आगे बढ़ता है तब हमारी बॉडी के अंदर होते हैं स्मूथ मसल पैटर्न, मतलब स्मूथ मसल जो होता है वो हमारा मूव करता है, ठीक है। अब डोपामिन जो होता है, अब देखो डोपामिन जैसे हमने बताया था कि डोपामिन जो होता है वो यहीं स्ट्राइटम के अंदर डोपामिन के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या है कि जब डोपामिन जो है, जैसे डोपामिन जो है मान लो यहाँ से रिलीज़ हुआ, तो गाबा के साथ यहाँ पे जब जैसे दो रिसेप्टर होते हैं, डोपामिन जो होता है उसमें दो रिसेप्टर होते हैं, दो तरह के, ठीक है। डोपामिन जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है आपका D1 और एक होता है आपका D2, दो होता है। तो सपोज करो यहाँ पे डोपामिन जो है जब ये D1 के साथ मतलब अटैच करेगा, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये पॉजिटिव इफेक्ट दिखाता है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा। और जब यहाँ पे ये D2 के साथ बाइंड करता है तब ये निगेटिव इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्साइटेटरी और यहाँ पे इनिबिटरी। तो जैसे हमने बताया कि ये जो आपका मतलब कि जैसे हमने बताया कि ये आपका बेसल गैंग्लिया वाला, ये सारा बेसल गैंग्लिया के अंदर ही चल रहा है, ये बेसल गैंग्लिया का ही सारा है पोर्शन।
तो बेसल गैंग्लिया के अंदर ये हमने बताया कि जो गाबा होता है ये इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है, इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है। तो ये इसको इनहिबिट करेगा, इसको इनहिबिट करेगा, उसके बाद तब फिर यहाँ पे होगा। अब डोपामिन जो है नॉर्मली जैसे क्या है, एक्साइटेटरी है, एक्साइटेटरी है तो वो एक्साइटेशन कर रहा है, तो नॉर्मली काम चल रहा है। अब यहीं पे क्या होता है कि जब डोपामिन जो होता है, जब D1 के साथ डोपामिन जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है, D1 के साथ, तो ये क्या करता है, ये एक्साइटेटरी एक्शन देता है, एक्साइटेटरी एक्शन देता है। और डोपामिन जब D2 के साथ कनेक्ट होता है तो इनहिबिटरी एक्शन देता है, इनहिबिटरी एक्शन देता है। अब सपोज करो कि जो हमारा नॉर्मल जो गेट है वो तो गाबा वाले इसको फॉलो कर रहा है, ग्लूटामिनर्जिक वाले न्यूरॉन को फॉलो करके अपना काम कर रहा है। अब डोपामिन जब होता है, अगर वो डोपामिन जो है वो अगर D2 वाले के साथ जाकर यहाँ पे बाइंड करेगा, यानी D1 वाला जो है जैसे इनहिबिट हो गया, D1 वाला इनहिबिट हो गया, प्लस ये गाबा और ग्लूटामिनर्जिक वाला जो है इनहिबिट हो गया, तो ये D2 के साथ बाइंड करेगा, तो ये क्या करेगा, फिर ये डोपामिन की रिलीज को इनहिबिट करेगा। तो जब डोपामिन का कंसंट्रेशन स्ट्राइटम में कम होगा तो हमारे अंदर जो होता है वो पार्किंसन डिजीज़ होने की चांसेस होती है, ठीक है। तो ये एक तरह से इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे डोपामिन का लेवल जो है हमारे स्ट्राइटम के अंदर कम हो जाता है, और इसके कम होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि पार्किंसन जो डिजीज़ होती है वो हो जाती है, ठीक है। अब जो इसकी पैथोजेनेसिस होती है, उस पैथोजेनेसिस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है उसमें एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होती है, ठीक है। जो इसकी होती है इसमें एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इसकी जेनेसिस होती है पार्किंसन डिजीज़ की, इसके अंदर दो चीज़ होता है, क्या क्या होता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, ठीक है। इसके अंदर एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस दोनों चीज़ें होती हैं। अब क्या क्या होता है, मतलब कि जो हमारे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं उन्हीं का क्या होता है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस होता है ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो है इनका क्या है, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस जो है वो हो रहा है, ठीक। अब इसमें न्यूरॉन्स की डेथ होती है, क्यों होती है, ठीक है, इसमें डेथ ऑफ न्यूरॉन्स हो रही है, न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन्स की डेथ जो है वो क्यों हो रही है, वो हो रही है प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से, प्रोटीन मिसफोल्डिंग की वजह से हो रही है, ठीक है। एग्रीग्रेशन टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है, एग्रीगेशन की वजह से, ठीक है, टॉक्सिसिटी की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से भी होती है, ठीक है। अगर हम लोग कहें कि बॉडी के अंदर डिफेक्टिव प्रोटियोलिसिस हो रहा है, डिफेक्टिव प्रोटियोलिसिस हो रहा है उसकी वजह से होती है, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से, माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन की वजह से हो रही है, या फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इन सारे वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब जैसे हमने बताया था कि जब पार्किंसन डिजीज़ होता है, मतलब पीडी जो हो रहा है, तो इसके अंदर क्या है कि डोपामिन जो है वो बेसल गैंग्लिया में कम हो जाता है, कह सकते हैं हम लोग रिड्यूस्ड डोपामिन, ये डीए जो है डोपामिन होता है इन बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो पार्किंसन में क्या होता है कि डोपामिन का कंसंट्रेशन बेसल गैंग्लिया के अंदर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि अब जो D2 वाले जो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, इनका एक्शन हमने पहले बताया था कि ये गाबा के ऊपर होता है, ठीक है, गाबा के ऊपर एक्शन होता है इनका। तो अब क्या होता है कि इस पे जो एक्शन होता है वो इनका इनहिबिटरी होता है, इनका क्या होता है, इनहिबिटरी एक्शन होता है। अब इस इनहिबिटरी एक्शन की वजह से क्या होता है, इनहिबिटरी एक्शन की वजह से क्या होता है कि
थैलेमस को ज़्यादा इनिबिटरी इनपुट मिलता है, ठीक है। कह सकते हैं हम लोग एक्सेसिव इनिबिटरी इनपुट टू थैलेमस। थैलेमस को इनिबिटरी इनपुट जो है वो ज़्यादा मिलता है। जब इनिबिटरी इनपुट थैलेमस को ज़्यादा मिलता है तो थैलेमस का जब इनिबिशन होता है तो इससे क्या होता है कि जो थैलेमोकॉर्टिको स्पाइनल पाथवे है वो क्या होता है, वो सप्रेस हो जाता है। जब थैलेमस जो है वो ज़्यादा इनिबिट होगा तो इससे क्या होता है, सप्रेशन होता है किस चीज़ का, इसमें क्या होता है, सप्रेशन होता है ऑफ थैलेमो कॉर्टिको स्पाइनल पाथवे। स्पाइनल पाथवे, ठीक है। इनिबिटरी एक्शन होता है तो एक्सेसिव इनिबिटरी इनपुट हो जाता है थैलेमस को, यानी कि जो इनपुट होता है वो ज़्यादा, मतलब थैलेमस को इनिबिटरी इनपुट मिलता है। ऐसे तो नॉर्मली इनिबिटरी इनपुट नहीं मिलना चाहिए, पर इनिबिटरी इनपुट मिलेगा तो इससे क्या होगा कि जो थैलेमोकॉर्टिको स्पाइनल पाथवे होता है वो ज़्यादा सप्रेस हो जाता है, ठीक है। सप्रेस होने की वजह से अब क्या होता है, सप्रेस होने की वजह से क्या होगा कि सिग्नल होता है, एक सिग्नल जैसे है ना कि यहाँ से एक सिग्नल चलता है, एक सिग्नल जो है ये स्टार्ट हुआ सपोज करिए बेसल गैंग्लिया से, बेसल गैंग्लिया से एक सिग्नल जो है वो कहाँ जाता है, वो जाता है हमारे कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में जाता है तो ये काम करता है। अब जब ये जो पाथवे है जब ये क्या हो जाएगा, ये सप्रेस हो जाएगा तो सप्रेस होने की वजह से सिग्नल जो आगे पीछे जा रहा है, मतलब कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया, बेसल से गैंग्लिया से वापस कॉर्टेक्स, ये सिग्नल जो है ये जाता नहीं है, वापस नहीं जाता है, यानी कह सकते हैं डज नॉट गो बैक। अब जब सिग्नल जो है वापस जब नहीं जाता है तो अब जब सिग्नल नॉर्मली जाना चाहिए, आना चाहिए, ये जो है ये इस तरह से चलना चाहिए, ये इधर गया इधर आया, अब इसकी वजह से क्या हो गया, सप्रेशन की वजह से डोपामिन जब यहाँ पे क्या हो गया, इनिबिट हुआ तो इसकी वजह से सिग्नल जो है वो जाना बंद हो गया। जब सिग्नल जाना बंद हो जाता है तो क्या होता है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं, फिर मैनिफेस्टेशंस किसके, ऑफ पार्किंसन डिजीज़, यहीं पे पार्किंसन डिजीज़ के मैनिफेस्टेशन जो है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अलावा अगर हम लोग थोड़ा सा पैथोलॉजी भी देखते हैं कि पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है, ठीक है, तो पैथोलॉजी भी देख लेते हैं। पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है कि पैथोलॉजी जो है हमारे सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है, सब्सटेंशिया नाइग्रा, इसके अंदर पैथोलॉजी क्या होती है, सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। डीमाइलिनेशन यानी कि जो माइलिन शीट होती है वो क्या होती है, वो हट जाती है, पहली चीज़ तो ये हो जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ न्यूरॉन्स का लॉस भी हो जाता है, न्यूरॉन जो होते हैं उनका लॉस हो जाता है, ठीक है। ग्लायोसिस भी हो जाती है, ग्लायोसिस भी हो जाती है। ग्लायोसिस मतलब क्या होता है, ग्लायोसिस मतलब क्या है कि प्रेजेंस ऑफ, इसमें क्या है कि लेवी बॉडीज़ होती है, जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरॉन्स का जो सोमा होता है उसके अंदर लेवी बॉडीज़ जो होती है वो जो है वो फॉर्म हो जाती है, तो इसको कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ लेवी बॉडीज़ इन द सोमा ऑफ न्यूरॉन। जो न्यूरॉन्स का सोमा वाला स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर लेवी बॉडीज़ जो होती है उनका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लेवी बॉडीज़, अब मतलब लेवी बॉडीज़ के अगर बारे में बात करते हैं तो लेवी बॉडीज़ जो होती है वो क्या होती है, लेवी बॉडीज़ जो होती है ये आपकी राउंड यानी कि गोल गोल होती है, ये स्नोफिलिक इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्फ्यूजन्स होते हैं, ठीक है। स्नोफिलिक
इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्फ्यूजन्स होते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इन्फ्यूजन्स होते हैं। इन्फ्यूजन मतलब कि एक तरह से पार्टिकल होते हैं, राउंड होते हैं, स्नोफिलिक इंट्रा प्लाज्मिक होते हैं। कहाँ पे होते हैं? जो न्यूरॉन्स के जो न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर, ठीक है, इन द न्यूक्लियाई ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है, जो न्यूरॉन्स के न्यूक्लियाई होते हैं उसके अंदर। और इसके साथ साथ ये किस चीज़ के बने होते हैं? ये जो बने होते हैं मेड अप ऑफ अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन। ये अल्फा साइनुक्लिन प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है, जो लिविंग बॉडीज होते हैं, ये लिविंग बॉडीज तो इसके बने रहते हैं। और इनका डिपोजिशन होने की वजह से जो हमारा ये सब्सटेंशिया नाइग्रा वाला जो वो होता है, मतलब कि पार्ट होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है लिविंग बॉडीज़ की वजह से। मतलब कि ये जो होती है एक तरह से ख़राब होती है, नहीं बनना चाहिए, पर पार्किंसन के केस में इनका फॉर्मेशन जो है वो हो जाता है और ये डिस्टर्ब कर देते हैं ब्रेन को हमारे। ये हो गया। अब जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं पार्किंसंस के रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो अगर हम लोग रिस्क फैक्टर्स के बारे में जैसे देखते हैं, तो रिस्क फैक्टर में आपका फैमिली आ सकती है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड है ये आ सकता है, ये मे बी जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, जेनेटिक हो सकता है। जेनेटिक में बहुत सारे जीन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि GBA जीन होता है, इसकी वजह से भी हो जाता है, ठीक है, SNCA नाम का एक जीन होता है, इसकी वजह से भी हो जाता है, LRRK2 और PARK2 की वजह से भी हो जाता है, ठीक है, LRRK2 और PARK2, PARK2, LRRK2 PARK2 की वजह से हो जाता है। पिंक जीन की वजह से भी होता है ये, मतलब पिंक जीन होता है, पिंक 1 कह सकते हैं, इसकी वजह से होता है। और क्या है कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होते हैं इनकी वजह से भी ये अफेक्टेड होता है, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे जेनेटिक फैक्टर हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। अगर हम लोग प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स के अंदर आपके आ सकते हैं स्मोकिंग, ठीक है, इसके अलावा आपका विगरस फैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है, विगरस फैक्टर्स वगैरह हो सकते हैं, या फिर कॉफ़ी वगैरह, ठीक है, कॉफ़ी हो गया, या फिर NSAIDs वगैरह, तो ये सारी चीज़ें। तो ये होता है हमारे पार्किंसन डिजीज़ के बारे में। तो हमने काफ़ी शॉर्ट में बताया, बहुत मतलब कि मैं कोशिश किया कि बहुत ईज़ में आपको बताएं पार्किंसन के बारे में कि क्या होता है। ज़्यादा डिटेल में हमने नहीं बताया, बस थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया कि पार्किंसन एक्चुअली होता क्या है और क्या क्या हो जाता है। ब्रेन की एनाटमी भी डिस्कस की, एनाटमी के साथ साथ फिर उसका TS भी दिखाया, फिर बताया बेसल गैंग्लिया जो है वो बेसिकली बॉडी के अंदर करता क्या है। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं। और इसमें हमने बताया कि पार्किंसन डिजीज़ बेसिकली क्या होता है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ होता है। जेम्स पार्किंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने शेकिंग पैल्सी जो था वो डिस्कवर किया था, उसी के थ्रू इसकी स्टार्टिंग हुई। और जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि इसमें डोपामिन का कंसंट्रेशन जो है वो सब्सटेंशिया नाइग्रा में रिड्यूस हो जाता है। पॉपुलेशन में 40 के प्लस जो एज होती है उसके अंदर मतलब की प्रॉब्लम होने की चांसेस होती है। अराउंड 7.5 मिलियन टू 8 मिलियन पीपल जो होते हैं वर्ल्ड वाइड इससे अफेक्टेड होते हैं। अब हमने बताया था कि जो बेसल गैंग्लिया का हमने तमाम पार्ट वगैरह डिस्कस किया था, ये सारे जितने भी तमाम चीज़ें हो रही थी सब बेसल गैंग्लिया में हो रही थी, ठीक है। तो ये जो अभी हमने पहले आपको तमाम चीज़ें बताई थी ना, वो डिफरेंट तरह के पार्ट्स बताए थे, कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया, थैलेमस हो गया, ये सारी चीज़ें बताई थी। ये सारे पार्ट जो हैं ये सारे हमारे बेसल गैंग्लिया के ही पार्ट थे। बेसल गैंग्लिया से ही हमको मतलब है, बेसल गैंग्लिया के सारे पार्ट थे। थैलेमस, कॉर्डेट प्यूटामेन हो गया, और ग्लोबस पैलेटस, एक्सटर्ना इंटरना, सब थैलेमिक न्यूक्लियस, सब्सटेंशिया नाइग्रा, पास कॉम्पैक्टा, रेटिकुलेटा, ये सारे।
तो जैसे हमने बताया कि इसके अंदर जो मूवमेंट होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप कभी पार्किंसन वाले पेशेंट को देखेंगे तो उसका मूवमेंट डिस्टर्ब होता है, तो क्योंकि कॉर्टेक्स और बेसल गैंग्लिया का इसमें तालमेल होता है। मैसेज कॉर्टेक्स से हमारे बेसल गैंग्लिया में आया, फिर वापस गया कॉर्टेक्स में, फिर स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर हमारे स्केलेटल मसल में गया। इसी का जो तालमेल होता है वो डोपामिन के कंसंट्रेशन के अप एंड डाउन होने की वजह से गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पार्किंसन डिजीज़ होता है। तो होप समझ में आया होगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, कोशिश किया कि थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही रखें। ठीक है, तो आप इसे देखिए, समझिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक ये आपका लास्ट टॉपिक था, इसके बाद हमें लगता नहीं है कि अब पैथोफिजियोलॉजी में कोई टॉपिक आपका बचेगा। आई थिंक इट्स द फिनिश ऑफ मतलब कि फिनिश ऑफ द सिलेबस, एंड ऑफ द सिलेबस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।